हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज रिचा और आज हम बात करेंगे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है? ये एक ऐसा स्ट्रीम है इकोनॉमिक्स का, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जो हमें बताता है डाटा और फैक्ट्स के बारे में। किसके बारे में? डाटा और फैक्ट्स के बारे में। डाटा एंड फैक्ट्स, ठीक है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो हमें बताता है वैल्यूज, ओपिनियन एंड जजमेंट्स के बारे में। वैल्यूज, ओपिनियन एंड जजमेंट, ठीक है, जजमेंट के बारे में बताता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? डिस्क्रिप्टिव नेचर का है, और ये प्रेस्क्रिप्टिव नेचर का है। चलिए इसके बीच में अब देख लेते हैं डिफरेंस एक बार। यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे है नॉर्मेटिव। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? पहले डाटा एंड फैक्ट्स। नॉर्मेटिव आपका डिपेंड करता है वैल्यूज, ओपिनियन एंड जजमेंट। जजमेंट पे। उसके बाद ये नेचर में कैसा है? डिस्क्रिप्टिव है, मतलब हर चीज का एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया होगा। और ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, नॉर्मेटिव जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव है। प्रिस्क्रिप्टिव है। ये कैसे देता है? ये बस नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक्स है ये आइडियाज के लिए है कि भाई क्या होना चाहिए, क्या हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करता, क्या होना चाहिए और क्या क्या सुधार सरकार कर सकती है। ठीक है, वो उसके लिए है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, और क्या एक्चुअली में है, ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो व्हाट एक्चुअली इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। और व्हाट ऑट टू बी, यानी कि क्या होना चाहिए, ये है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, और उसके बाद ये स्टेटमेंट को टेस्ट करता है, प्रूव करता है, डिसप्रूव करता है यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, इसमें आप स्टेटमेंट को टेस्ट कर सकते हैं। स्टेटमेंट्स कैन बी टेस्टेड, टेस्टेड, प्रूव्ड एंड डिसप्रूव्ड। Disproved using scientific methods। ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके आप, और यहाँ पे स्टेटमेंट को आप टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि क्या होना चाहिए, ये चीज है ना कि भाई आगे क्या होना चाहिए इकोनॉमिक्स में और क्या क्या बदलाव होने चाहिए इकोनॉमी में, ये चीजें यहाँ पे आती है नॉर्मेटिव में। तो इकोनॉमिक्स जो है वो टेस्ट, स्टेटमेंट जो है वो टेस्ट नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम वेरीफाई कर सकते हैं रियल वर्ल्ड डाटा को। ठीक है, कैन बी वेरीफाई विद रियल वर्ल्ड डाटा। यहां पे हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कैन नॉट बी वेरीफाइड। अब ये वो साइंस बताता है हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो बेस्ड होते हैं डाटा और फैक्ट पे, ये बेस्ड होते हैं ओपिनियन, वैल्यू और जजमेंट पे, ये तो हमें पता है। ये एक्चुअल और रियलिस्टिक सिचुएशन को बताता है। कैसे सिचुएशंस को डिफाइन करता है? एक्चुअल एंड रियलिस्टिक सिचुएशन।
ये हमें बताता है आइडियलिस्टिक सिचुएशन, यानी कि जो हमारे आइडिया में होता है। आइडियलिस्टिक सिचुएशंस को, ठीक है, ये डील करता है एक्चुअल रियल सिचुएशन से, ये डील करता है आइडियलिस्टिक सिचुएशन से, ये डील करता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है, ये डील करता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना चाहिए, मतलब ये एक्चुअल है और ये आइडियल है, ये सिर्फ आइडिया में है और ये एक्चुअल है। एक्चुअल कंडीशंस को हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं, और जो हम सोचते हैं वो हमारा हो जाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब इसके बाद एक चीज और आती है, स्टैटिक एंड डायनेमिक मॉडल। इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद हम बुक में देखेंगे कि क्या कहा गया है, बुक में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। स्टैटिक एंड डायनेमिक मॉडल, दो तरीके के मॉडल्स हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक मॉडल जो होता है ये लार्ज स्केल पे होता है, लार्ज स्केल पे, और ये होता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया में। लार्ज स्केल यानी कि ये पूरी कंट्री में होगा, टाउन में होगा, रीजन में होगा, या फिर कंट्री से बाहर भी हो सकता है। ये हमारे आस पड़ोस में होता है, टाउन में होता है, बिल्कुल मतलब ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया में होता है, और इसमें टाइम स्टेप से कोई लेना देना नहीं है, नो इंटरेक्शन विद टाइम। लेकिन डायनेमिक में क्या होता है, टाइम स्टेप और इवेंट मॉडल है ये, यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको टाइम स्टेप और इवेंट मॉडल हम कह सकते हैं, ठीक है। ये हमें रिजल्ट कैसे देता है, स्टैटिकली रिजल्ट देता है ये हमें, ठीक है। ये हमें हाइलाइटिंग कंजंक्शन रिजल्ट देता है, मतलब ये बताता है कि भाई उस दौरान पे किसको कितनी क्षति पहुंची, किसको कितना नुकसान हुआ, ये बताता है, ठीक है। जैसे अगर आपकी व्हीकल कितनी इम्पैक्ट हुई है इससे इस समय के हिसाब, इस टाइम से इस टाइम के बीच में कितनी व्हीकल्स जो है वो खराब हुई है, कितनी इम्पैक्ट हुई है, कितना क्या हुआ है, तो ये टाइम के हिसाब से बताता है कि भाई इस समय से इस समय के बीच में कितना क्या क्या नुकसान हुआ है, तो ये हाइलाइट्स देता है, ये हमें स्टैटिकल रिजल्ट नहीं देता है। जो डायनेमिक मॉडल होता है ये फिक्स्ड होता है और ये इवोल्यूट होता रहता है अकॉर्डिंग टू वेरिएशन ऑफ टाइम। स्टैटिक का मतलब क्या है, फिक्स्ड होता है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता है कि 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में कितना चेंज हुआ। डायनेमिक मॉडल में हमें समय के हिसाब से पता चलता है कि कितना बदलाव आया है, ठीक है, और ये शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट एंड मीडियम टर्म होता है, ठीक है। अब हम बुक में देखते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है, देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद ओनली फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक्स, ठीक है, लॉज एंड डिस्क्राइबिंग रियलिटी, ये सिर्फ रियलिटी को डिस्क्राइब करता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रियलाइजेस द फैक्ट दैट एन इकोनॉमी नेवर परफेक्ट, ये बताता है कि इकोनॉमी कभी भी परफेक्ट नहीं होती है, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ इसमें हम बदलाव कर सकते हैं। इकोनॉमिक लॉज जो होते हैं ये हमें थियोरेटिकल असम्पशंस देता है, जो डाटा रिकॉर्डेड होते हैं उन सब से, ठीक है, और ये हमें बताता है कि क्या एग्जिस्ट करता है, अभी क्या सिचुएशन है उसके बारे में बताता है, ये जजमेंट पास नहीं करता है, ठीक है।
टू वेदर द फाइंडिंग ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड डिजायरेबल नीड अ मॉडिफिकेशन। ये हमें मॉडिफिकेशन वगैरह के बारे में नहीं बताता है। मॉडिफिकेशन के बारे में हमें पता चलता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होता है, नॉर्मल टू फाइंड एन इकोनॉमी फेस्ड विद मैनी प्रॉब्लम। इकोनॉमी जो होती है वो हमेशा प्रॉब्लम्स को फेस करती रहती है। अब ऐसी प्रॉब्लम जो होती है इनको रिलेट किया जा सकता है प्राइस चेंज से। प्राइस जो चेंज हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट हो रही है, स्कार्सिटी हो रही है इनपुट्स की, इनइक्वालिटी हो रही है इनकम में, वेल्थ में, ठीक है, इस तरीके की चीजें चलती रहती है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में नॉलेज जो हम गेन करते हैं इज पुट टू यूज फॉर इम्प्रूविंग द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी। उस नॉलेज को हम, पूरी नॉलेज को डाल देते हैं कि इकोनॉमी में हम कैसे इंप्रूवमेंट कर सके। ठीक है, हमारा जो टारगेट होता है वो इम्प्रूवमेंट में होता है कि हम किस तरीके की पॉलिसी फॉर्मुलेट करें, क्या करें कि हम इन टारगेट्स को अचीव कर सके। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होता है वो ऑट टू पे बेस्ड है, जो कि हमने अभी देखा। अब ये देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक का एक स्टेटमेंट है, पेट्रोल प्राइस जो इंक्रीज हुए हैं उससे क्वांटिटी डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का क्या स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए कि कंजम्पशन जो है पेट्रोल की कम की जा सके। ठीक है, तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में आप ज्यादातर शुड, ऑट टू, इन सब का यूज देखेंगे, लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता है। अब बात आती है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है? दो टर्म्स है माइक्रो मैक्रो, जो मिक्रोज और मैक्रोज से मिलके बना है। मिक्रोज का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रोज का मतलब होता है लार्ज। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो हमारा एक इंडिविजुअल लेवल पे वर्क करता है, यानी कि एक फर्म के बारे में अगर हमें बताना हो तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। एक फर्म है, उस फर्म के बारे में अगर हमें कोई भी चीज बतानी हो, ठीक है, उसके सप्लाई के बारे में, प्राइस ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में हमें बताना हो, एक सिंगल कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में, एक बिजनेस फर्म के बिहेवियर के बारे में हमें बताना हो, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। लेकिन उसी हिसाब से, लेकिन जब हमें पूरी कंट्री का बताना हो, एक एंटायर इकोनॉमी के बारे में बताना हो, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, जब हम पूरे मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, पूरी इकोनॉमी के बारे में, तो इसीलिए हम नेशनल इनकम, जीडीपी, नेशनल अकाउंटिंग, इस टाइप की जो टर्म्स है वो हम मैक्रो में पढ़ते हैं, माइक्रो में ये टर्म्स नहीं आती है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रो मैक्रो में आपको अंतर स्पष्ट हो गया। इंडिविजुअल पार्ट जो होती है होल बॉडी की, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और जब हम पूरी बॉडी के बारे में पढ़ने जाते हैं तो वो हो जाता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब बात आती है हमारी स्टॉक एंड फ्लोज की। स्टॉक एंड फ्लो में क्या अंतर है? स्टॉक जो होता है, ये देखिए, स्टॉक इज वन विच कैन बी मेजर्ड ओनली विद अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि आज की अगर बात की जाए, आज जो डेट है, इस डेट की बात की जाए, या फिर अगर हम बात करें 25 जुलाई, या फिर हम बात करें एक, मतलब किसी भी एक समय की बात की जाए कि अभी तक जो कंपनी है उसमें कितना स्टॉक मेंटेन है, आपके पास आज की डेट में कितना कोई भी सामान मौजूद है, वो हो जाता है स्टॉक, जहां पे हम एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। लेकिन जो फ्लोज होता है वो बताता है हमें पीरियड ऑफ टाइम के बारे में, यानी कि इस मंथ से, मतलब एक महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में, तो हमारी जो इनकम होती है वो एक दिन की नहीं होती है, मतलब हमारी जो इनकम मिलती है वो सिर्फ 1 घंटे या एक दिन की काम करने की नहीं मिलती, हमारी पूरे मंथ की इनकम दी जाती है हमें, तो वो हो गया पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट इज फ्लो। स्टॉक में क्या हो गया, अभी तक आपके पास आपने कितना काम कर लिया है, आपके पास आज की डेट में कितनी मशीनरी मौजूद है, आपके पास आज की डेट में कितने रॉ मटेरियल्स मौजूद है। ठीक है, तो ये स्टॉक हो गया, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास जो भी चीज मौजूद है उसमें अगर आप एक पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ मेजर करते हैं तो वो आपका स्टॉक हो जाता है। एक पीरियड ऑफ टाइम में अगर आप कुछ मेजर करते हैं तो आपका फ्लो हो जाता है। जैसे कि सेविंग, सेविंग एक ही दिन में नहीं होती है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं होती है, वो पीरियड, समय लगता है उसमें, प्रोडक्शन करने में समय लगता है, एक्सपेंडिचर में, इनकम में, सेल्स, परचेज, ये सब आपके फ्लो के एग्जाम्पल है। ठीक है,
तो स्टॉक एंड फ्लो आर ऑफन यूज टुगेदर इन इकोनॉमिक एनालिसिस, इसको हम इकोनॉमिक एनालिसिस में यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है स्टैटिक एंड डायनेमिक्स। अब स्टैटिक एंड डायनेमिक इकोनॉमिक्स के बारे में हमने अभी पढ़ा था जस्ट। स्टैटिक एंड डायनेमिक मोड्स ऑफ एनालिसिस कैन बी डिफरेंशिएटेड मोर देन वन वेज, एक से ज्यादा तरीकों से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। स्टैटिक मॉडल जो होता है वो थ्योरी होता है। ठीक है, स्टैटिक का मतलब क्या है? थ्योरी। एंड वेरिएबल्स का मतलब क्या है? कॉज एंड इफेक्ट आर नॉट डेटेड, इसको हम मेंशन नहीं करते टाइम के हिसाब से। उसके बाद मॉडल दैट डिमांड डिपेंड्स ऑन ओन प्राइस, जो डिमांड होता है वो अपनी प्राइस पे डिपेंड करता है। सप्लाई जो होता है वो अपनी प्राइस पे डिपेंड करता है। अब डिमांड एंड सप्लाई जो होंगे एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से डायनेमिक मॉडल वुड बी वन वेयर द रिलेवेंट वेरिएबल्स आर डेटेड, जहां पे जो वेरिएबल्स होंगे वो दिए हुए होंगे, मेंशन्ड होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं स्टैटिक मॉडल के बारे में। स्टैटिक मॉडल के बारे में देखेंगे। इफ द demand supply model is reconstructed, if the demand supply model is reconstructed follows then the model will become dynamic according to this creation। अगर डिमांड सप्लाई मॉडल को हम दोबारा से कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो मॉडल जो होगा डायनेमिक हो जाएगा। ठीक है, डायनेमिक मॉडल का अभी हम देख रहे हैं पहले। तो डायनेमिक में आपको पता है कि हम टाइम स्टेप और टाइम इवेंट मॉडल भी कहते हैं इसको, इसमें समय दिया रहता है। ठीक है, तो डायनेमिक मॉडल विल बी वन वेयर द रिलेवेंट वेरिएबल्स आर डेटेड, यानी कि समय के हिसाब से उसका मेंशन किया होगा। ठीक है, और स्टैटिक मॉडल में कोई भी समय का हिसाब नहीं है। ठीक है, डायनेमिक मॉडल में है। where t is the relevant time unit। अब डिमांड और सप्लाई जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी। ये डिमांड है टाइम के हिसाब से, ये सप्लाई है टाइम के हिसाब से। ठीक है, और P प्राइस हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए डायनेमिक मॉडल में आपको हाइलाइट्स दिए रहते हैं, स्टैटिक मॉडल में आपको पूरा स्टैटिकल डाटा रहता है। अकॉर्डिंग टू सम इवन इफ द वेरिएबल्स आर डेटेड, वेरिएबल्स अगर डेटेड है द मॉडल डज नॉट बिकम डायनेमिक, मॉडल डायनेमिक नहीं हो जाएगा। डायनेमिक मॉडल अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वुड बी वन वेयर द वेरिएबल्स मस्ट बी डेटेड एंड टाइम लैग मस्ट एग्जिस्ट इन देयर रिलेशनशिप, यानी कि मॉडल वो वेरिएबल्स तो आपके होने ही चाहिए। ठीक है, लेकिन उसमें साथ साथ टाइम लैग भी होना चाहिए, तभी वो डायनेमिक होगा। मैंने बोला अभी कि टाइम स्टेप या फिर इवेंट मॉडल हम डायनेमिक मॉडल को कहते हैं, तो इसमें समय तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस क्रिएशन के हिसाब से एक डायनेमिक मॉडल जो है वो ये बन सकता है। अब ये आपका टाइम लैग हो गया t-1, यानी कि एक जितना समय है उससे एक कम, प्रीवियस पीरियड। t-1 क्या हो जाता है आपका? प्रीवियस पीरियड। अब देयर इज नो लैग इन डिमांड रिलेशनशिप, टाइम लैग जो होता है डिमांड रिलेशनशिप में नहीं होता है। डिमांड इन पीरियड टी डिपेंड्स ऑन ओन प्राइस ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, बनाने में समय लगता है, प्रीवियस पीरियड सप्लाई करने में समय लगता है, डिमांड में टाइम लैग नहीं आता है। द सप्लाई रिलेशनशिप अ जेस्टेशन लैग एग्जिस्ट विच मेक मॉडल डायनेमिक। ठीक है, सप्लाई रिलेशन में जो एक लैग आता है टाइम का, सप्लाई इन पीरियड टी डिपेंड्स ऑन प्राइस प्रिवेलिंग इन द प्रीवियस पीरियड, यानी कि जब उसका प्रोडक्शन हुआ होगा तब उसके प्रीवियस पीरियड के हिसाब से उसका प्राइस लगा होगा, जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह यूज किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे t-1 यूज किया जाता है। प्राइस लेवल इन प्रीवियस पीरियड t-1 हैव इंड्यूस्ड द प्रोड्यूसर टू इंक्रीज और डिक्रीज द सप्लाई। ये क्या बताता है? प्रोड्यूसर जो है सप्लाई को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। ऐसे डिसीजंस का इम्पैक्ट जो होता है विजिबल होता है इन टाइम पीरियड ओनली, हम समय के साथ जो होते हैं इन डिसीजंस को हम देख सकते हैं। फॉर मार्केट अटेन इक्विलिब्रियम डिमांड इन पीरियड टी मस्ट बी इक्वल टू सप्लाई इन पीरियड टी, यानी कि मार्केट में इक्विलिब्रियम कब आएगी? जब टाइम उसी टाइम पीरियड में, यानी कि जो भी टाइम है आपका उसके अकॉर्डिंग डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होगा। ठीक है, यानी कि अगर टाइम है आपका 1 ईयर, एक ईयर जो भी टाइम है आपका,
तो उसके हिसाब से उस पीरियड में डिमांड बराबर होना चाहिए सप्लाई के। अब देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक जो है वो कंसर्न करता है ऑट टू बी को, नहीं, ये तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है एक सिस्टम ऑफ वैल्यूज, जजमेंट ऑफ रिकमेंडिंग पॉलिसी स्टेप्स, ये दिखाता है। तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, वैल्यूज, जजमेंट, पॉलिसी के स्टेप्स। तो ये जो है ये ट्रू फॉल्स जो है आप ट्राई करेंगे, ठीक है, और ये मैचिंग भी ट्राई करनी है। फिर अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मेल कर सकते हैं, और ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करके आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएट हमेशा इस तरीके से किया जाता है, इधर पॉजिटिव इधर नॉर्मेटिव, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम पे, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस पेरिबस, ट्रेसिंग द पाथ ऑफ चेंज, माइक्रो मैक्रो, स्टैटिक डायनेमिक, इन सब में आपको ये क्वेश्चंस जो हैं ये करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जितने क्वेश्चन है टर्मिनल क्वेश्चंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द